अंग्रेजों ने चर्च को स्टैब्लिश करने के लिए 1894 में कानून बनाया, उसको कहते हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट। और आज की डेट में चर्च के पास लगभग 12 लाख एकड़ जमीन है। और वो किस कानून से आया? अंग्रेजों ने बनाया 1894 में। जब सरकार बनी तो मुस्लिम गए नेहरू जी के पास, बोले जी देखो ये चर्च के पास तो इतनी जमीन हो गई, हमारे पास तो कोई जमीन ही नहीं है। बोले हम तुम्हारे लिए वक्फ एक्ट बना देते हैं। सुना होगा आपने वक्फ एक्ट। पहला कानून 1994 में वक्फ एक्ट, 1954 में नेहरू जी ने बनाया वक्फ एक्ट। इंदिरा जी ने उसको और मजबूत किया, राजीव गांधी जी ने 1985 में उसको और मजबूत किया, नरसिम्हा राव ने 1995 में उसको और मजबूत किया, और 2013 में जाते जाते सोनिया जी ने इतना मजबूत कर दिया उस कानून को कि आज की डेट में किसी भी जमीन के ऊपर वक्फ बोर्ड हाथ रख दे, यहां बाबर का घोड़ा घास खाने आया था, वो हो गई वक्फ बोर्ड की। इतना खतरनाक कानून। बस उसको ये कहना है कि भाई देखो यहां पे औरंगजेब का घोड़ा आता था, बस बाबर का घोड़ा आता था, इतना कह के नोटिस भेज दे, कोई जांच नहीं करना, अब आप परेशान होते रहो। इतना खतरनाक कानून है गुरुदेव। मैंने एक बार कोर्ट में बोला, जब मैंने इसको चैलेंज किया तो बोले कानून में क्या दिक्कत है? हमने कहा कानून में यह दिक्कत है कि अगर वक्फ बोर्ड कह दे ये सुप्रीम कोर्ट वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, तो आप वक्फ बोर्ड के नोटिस को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, आपके रजिस्ट्रार जनरल को वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के सामने जाके पेश होना पड़ेगा। ऐसा खतरनाक कानून। अब हो क्या रहा है, जैसे कच्छ है या भुज है, उसकी कर्णावती से दूरी कितनी होगी? 400-500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर होगी। अब भुज की जमीन पे वक्फ बोर्ड कहता है भाई ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, आप उसके नोटिस को भुज की कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, आपको आना पड़ेगा कर्णावती, 400-500 किलोमीटर दूर। चलो आप समझदार हो, आप पढ़े लिखे हो और आपकी जमीन जाने वाली है तो आप लड़ोगे, लेकिन अगर आपके बगल में जो पार्क है उस पार्क को कह दे ये वक्फ बोर्ड की है तो आप लड़ोगे क्या? कौन लड़ेगा भैया? अपना लड़ते हैं, बगल वाला थोड़ी लड़ते हैं। अगर जो गोचर की जमीन है, ऊसर जमीन है, जो बंजर जमीन है, जो खेल का मैदान है, जो पार्क है, उसको जब वक्फ बोर्ड कहता है ये हमारा वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है तो नहीं लोग लड़ते। और नतीजा ये हो गया, धीरे धीरे पिछले 70 साल के अंदर वक्फ बोर्ड के पास भी 12 लाख एकड़ जमीन हो चुकी है। रेलवे और डिफेंस के बाद जो सबसे ज्यादा जमीन है वो चर्च के पास है और वक्फ बोर्ड के पास है। हमारे मंदिरों के पास इतनी जमीन नहीं है जितना चर्च के पास है और वक्फ बोर्ड के पास। उस कानून को भी हमने चैलेंज किया हुआ है, क्योंकि ये कानून ऐसे हैं कि जब तक है हमारे लिए ये विष के समान है। जितने जल्दी ये कानून खत्म हो जाएंगे उतना हमारे लिए राहत हो जाएगी। उदाहरण हमने आपको 370 दिया कि एक धारा ने कितना बर्बाद किया था, ऐसे अनेक धाराएं हैं। बाद में और ठीक करने के लिए यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी घोषित करना शुरू कर दिया। 1916 में बीएचयू बना और 1920 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी। बीएचयू सबकी है, लेकिन अलीगढ़ किसकी है? किसकी है? ये खेल भी हुआ। ऐसे एक एक करके अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को जो उन्होंने मुस्लिम माइनॉरिटी का दर्जा दिया था उसको हमने चैलेंज किया है। 5 जजों की बेंच ने सुनवाई कर लिया, फैसला सुरक्षित हो गया है और हमें पूरा भरोसा है कि बहुत जल्द ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी माइनॉरिटी का दर्जा खत्म हो जाएगा। एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में धर्मांतरण की चल रही है।
धर्मांतरण मुगल काल में भी हुआ, तलवार के दम पे हुआ, ब्रिटिश काल में भी हुआ, लालच दे के हुआ, और स्वतंत्र भारत में भी हो रहा है। गरीबों को लालच दे के, धोखा दे के, काला जादू दिखा के, अंधविश्वास फैला के, ऐसा धर्मांतरण हो रहा है, बड़ी मात्रा में हो रहा है। बाकी तो छोड़िए, आपके गुजरात के सौराष्ट्र एरिया में भी हो रहा है, ट्राइबल्स का हो रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, यह धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? है कि नहीं? यह धर्मांतरण हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? यह धर्मांतरण एक तरीके से इनडायरेक्ट वॉर है कि नहीं? अप्रत्यक्ष युद्ध है कि नहीं? यह धर्मांतरण कोई एक व्यक्ति नहीं करता, कई लोग मिलकर करते हैं, तो एक ऑर्गेनाइज क्राइम है कि नहीं? तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाइए, एनएसए लगाइए। मैंने सुप्रीम कोर्ट से कहा, धर्मांतरण हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, देश की एकता अखंडता से निपटने के लिए एक कानून है, उसको यूएपीए कहते हैं, इसलिए जो लोग धर्मांतरण कराते हैं उनके खिलाफ यूएपीए लगाइए। धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। ऑर्गेनाइज क्राइम में यूपी में गैंगस्टर एक्ट है, गुजरात में गुजकोका है, महाराष्ट्र में मकोका है। तो आप राज्यों को डायरेक्शन दीजिए कि ऑर्गेनाइज क्राइम में उनकी प्रॉपर्टी जब्त करना शुरू करें और उनके खिलाफ मकोका, गुजकोका, जिस राज्यों का जो कानून है उसको लगाना शुरू करें। हमने ये भी मांग किया कि धर्मांतरण एक वेजिंग वॉर है, इनडायरेक्ट वॉर है, इसलिए इनके खिलाफ देशद्रोह की धारा लगाई जाए, वेजिंग वॉर की धारा लगाई जाए। और मैटर बहुत अच्छा चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस एमबी शाह जो आपके गुजरात के थे, उन्हीं के बेंच में सुनवाई भी हो रही थी और उन्होंने एक आदेश में अपने डिक्लेयर कर दिया कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। और जैसे ही वो आदेश आया, उत्तर प्रदेश ने उसको अपना लिया और अब उत्तर प्रदेश में जब भी धर्मांतरण होता है, तत्काल उनके खिलाफ एनएसए लगा दिया जाता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया जाता है। एनएसए लगाने का मतलब 1 साल तक जमानत नहीं होगी, 1 साल तक अंदर रहना ही पड़ेगा, उसके बाद बाकी सब बाहर निकलने पे देखा जाएगा। आशा करता हूं कि गुजरात सरकार भी इसको जल्दी से लगा लेगी, लेकिन यूपी में इसका इंप्लीमेंटेशन हो चुका है। फिर मैंने एक पीआईएल फाइल किया कि भारत में घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। जब मैंने पीआईएल फाइल किया तो 5 करोड़ घुसपैठिए भारत में आ चुके थे। घुसपैठिए आते कैसे हैं? बॉर्डर पे 2000 रुपए दे के अंदर आते हैं। अंदर आते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर जहां आधार बनता है वहां 2000 रुपए दे के आधार बनवा लेते हैं। जब उनके पास एक डॉक्यूमेंट हो जाता है, किसी दलाल को पकड़ते हैं, 2-3 हजार रुपए देते हैं, राशन कार्ड बनवा लेते हैं। जब उनके पास 2 डॉक्यूमेंट होता है, किसी दलाल को पकड़ते हैं, 2-3 हजार रुपए देते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। जब 3 डॉक्यूमेंट हो जाता है, फिर किसी दलाल को पकड़ते हैं, 3 डॉक्यूमेंट उनके पास है ही है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं। 4 डॉक्यूमेंट होता है, फिर किसी दलाल को पकड़ते हैं, वोटर आईडी में नाम जुड़वा लेते हैं। वोटर आईडी में जब नाम जुड़ जाता है तो वो बैंक में खाता खुलवा लेते हैं, और बैंक में खाता खुलवा लेते हैं तो सारी केंद्र सरकार की योजनाओं का और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेना। और ये जो इतनी केंद्र सरकार की योजनाएं चलती हैं, राज्य सरकार की योजनाएं चलती हैं, किसके पैसे से चलती है? किसके पैसे से? आपके। तो यानी आप ही लोग घुसपैठियों को हर महीने राशन भी दे रहे, हर महीने उनको वजीफा भी दे रहे, उनको झुग्गी के बदले मकान भी दे रहे, उनको पक्का मकान भी दे रहे। ये सब आपके पैसे से चल रही है। घुसपैठियों को निकाला जाए, उनको बाहर किया जाए, एक अपनी याचिका इसके भी चल रही है। इस समय भारत में हर साल गुरुदेव 1 करोड़ अवांछित बच्चे पैदा हो रहे हैं। अवांछित बच्चे,
86,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं भारत में। इसमें से 1/3 अवांछित है। अवांछित का मतलब वो चौथे हैं, पांचवें हैं, छठवें हैं, सातवें हैं, आठवें हैं, नौवें हैं, 10वें हैं, 11वें हैं, 12वें हैं, 13वें हैं, 14वें हैं, 15वें, 17 तक मैं जानता हूं। 17-18 तक मैं जानता हूं जहां बच्चे पैदा हो रहे हैं। आपके यहां भी हो रहे होंगे, पता कर लेना, हो रहे। अब ये बताओ, ये अवांछित है कि नहीं? खाने की, खिलाने की हिम्मत नहीं, मकान बनाने की हिम्मत नहीं, उनको दूध पिलाने की हिम्मत नहीं, उनको ठीक से कपड़ा पहनाने की हिम्मत नहीं, और बच्चा पैदा किए चले जा रहे। भाई, जो आदमी सक्षम है वो पैदा करे, बात समझ में आता है। जो आदमी सब्सिडी ले रहा है, दुनिया भर की सब्सिडी पे चल रहा है, और पहले से कह रहा मैं गरीब हूं, तो गरीब की गरीबी और बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और 86,000 पर डे का मतलब 3.25 करोड़ पर ईयर। 3.25 करोड़ में से 1 करोड़ अवांछित है, यानी 20 साल में 20 करोड़ अवांछित। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ है, यानी हर 2 साल में हमारे यहां ऑस्ट्रेलिया के बराबर अवांछित बच्चे पैदा हो जाते हैं। हमारे तो लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए जरा। इधर चौथी पांचवी से ऊपर कोई है क्या? नहीं हो। तो एक PIL उसकी भी चल रही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए हम दो, हमारे दो, सबके दो जरूरी है। और अच्छी बात यह है कि राज्यों ने कानून बनाना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड में भी आ गया है, असम में भी आ गया है, और हमें पूरा भरोसा है कि 2024 के दिसंबर तक पूरे देश में ये हम दो, हमारे दो, सबके दो हो जाए।